बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे इट वाज कंट्रोल अकाउंट, राइट? अच्छा, इस टॉपिक का नाम है कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन। तो कंट्रोल अकाउंट वाला पार्ट तो हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर पीछे दे के आ चुके हैं और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड। और उसमें हमने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा कि सेल्स लेजर किसको कहा जाता है, किसी कस्टमर के टी अकाउंट को, किसी क्रेडिट कस्टमर के टी अकाउंट को। और परचेज लेजर किसे कहा जाता है, किसी क्रेडिट सप्लायर के टी अकाउंट को। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट किसे कहा जाता है, तमाम क्रेडिट कस्टमर्स का जब एक टी अकाउंट बनता है कलेक्टिवली तो उसको हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। और जब तमाम सप्लायर्स, तमाम क्रेडिट सप्लायर्स का एक अकाउंट बनाते हैं तो उसको हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अच्छा, हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट्स यानी कि सेल लेजर और परचेज लेजर, और कलेक्टिव अकाउंट यानी कि सेल लेजर परचेज, वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होते हैं, राइट? ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख के आ चुके हैं। आप याद रखिएगा कि जो सेल्स लेजर होता है, सेल्स लेजर किसको कहेंगे? सेल्स लेजर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर का मतलब क्या है? किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के टी अकाउंट को कहा जाता है। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कहूं तो तमाम क्रेडिट कस्टमर्स के टी अकाउंट को जब मैं एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लूंगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी कि मेरे पास दो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई, ठीक है? दो हैं, ये दोनों क्रेडिट कस्टमर्स हैं। तो जब मैं एक्स का अकाउंट अलग बनाऊंगा और वाई का अकाउंट अलग बनाऊंगा तो ये कहलाएंगे सेल्स लेजर्स। ये क्या कहलाते हैं? सेल्स लेजर। पहले तो सबसे पहले तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ही बहुत ही बुरा होता है कि वो सेल लेजर को सेल के टी अकाउंट मानते हैं। नहीं, पहली बात तो वो तो भूल ही जाओ। सेल लेजर किसी भी कस्टमर के इंडिविजुअल टी अकाउंट को कहा जाता है। और अगर मैं एक ऐसा अकाउंट बनाऊं जिसमें एक्स और वाई दोनों के बारे में बात करूं, यानी कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, इन दोनों के बारे में बात करूं, या फिर चौथा पांचवा छठा भी जो भी कस्टमर हो उसको भी एक ही अकाउंट में लाके रिकॉर्ड करूं, तो मैं उसको नाम देता हूं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये खाली क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स लेजर्स हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक और चीज जो आप लोगों ने क्लियर करनी है आज रिकंसिलिएशन पढ़ने से पहले, वो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो इंडिविजुअल टी अकाउंट्स होते हैं ना, ये वाले जो इंडिविजुअल टी अकाउंट्स हैं, ये एक अलग बुक कीपर बनाता है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एक अलग बुक कीपर बनाता है। क्यों? ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सके, ताकि हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके और फ्रॉड्स को अवॉइड कर सके। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। इसी वजह से सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एक अलग बुक कीपर बनाता है और इंडिविजुअल अकाउंट एक अलग बुक कीपर बना रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कहां से होता है? ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर होता है आपके बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से। यानी कि जो तुम्हारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती है ना, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को बनाया जाता है। बात समझ आई? अच्छा भाई, अब अगर हम आगे बढ़े तो लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरे इंडिविजुअल अकाउंट का सीडी बैलेंस आ रहा है 1000 एक्स का, और मेरा वाई का भी सीडी बैलेंस आ रहा है 1000। तो ये दोनों अकाउंट्स को अगर मैं ऐड ऑन करूं तो मेरे एसएलसीए का भी सीडी बैलेंस कितना आना चाहिए? सर 2000 आना चाहिए, क्योंकि इधर दोनों के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि 1000 इसके अंदर सर एक्स का है और 1000 इसके अंदर वाई का है। अगर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां जाके आएगी? जब आपके सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आपके इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंसेस के टोटल के बराबर नहीं आ रहा होगा। मतलब सर, बेटा मतलब ये कि यहां पे आपके पास बैलेंस आ रहा है 2500। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा इंडिविजुअल अकाउंट का जब तुम टोटल निकालते हो, जब इंडिविजुअल टी अकाउंट्स को बैलेंसेस निकालते हो, तो तुम्हें पता लगता है कि तुमने अपने कस्टमर से 2000 लेने। ठीक है, यहां से अगर तुम निकालो, इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, तो तुम्हें पता लगेगा तुमने अपने कस्टमर से कितने लेने? 2000 रुपए। लेकिन वहीं पे एसएलसीए तुम्हारा बताता है कि तुमने अपने कस्टमर से 2500 रुपए लेने। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नाउ देयर इज नीड टू रिकंसाइल इट। तो हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट्स को सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के साथ रिकंसाइल करते हैं और हम देखते हैं जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बाद हम हमारा जो बैलेंस है इंडिविजुअल अकाउंट का, ये इक्वल्स टू होता है हमारे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के। एंड सेम केस विद परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो दोनों के अंदर सेम केस ही होगा कि लेट सपोज अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यार परचेज लेजर किसको कहा जाता है? परचेज लेजर
तो आप बोलोगे सर सप्लायर्स जो होते हैं ना, जो आपके क्रेडिट सप्लायर होते हैं, उनके टी अकाउंट को। नाउ लेट सपोज मेरे पास दो क्रेडिट सप्लायर थे। एक सप्लायर था जिसको मैं नाम दे देता हूं, कोई अच्छा सा नाम सोचे, हम लोग नाम दे देते हैं इसको मिस्टर ए। और एक और क्रेडिट सप्लायर था जिसको मैं नाम दे देता हूं मिस्टर बी। ठीक है। ये मैं जब इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊंगा इन दोनों के, यानी कि मैं इनसे क्या करता हूँ, मैं इनसे परचेजेस करता हूँ, राइट, इनसे मैं क्या करता हूँ, परचेजेस करता हूँ, और इनको मैं क्या करता हूँ, सेल्स करता हूँ। बात समझ आई? इससे मैं क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ। तो इसका जो सीडी बैलेंस आ रहा है ना, इसका सीडी बैलेंस आता है 1000 लेट सपोज, और इसका भी सीडी बैलेंस आता है 1000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मैंने मिस्टर ए को 1000 पे करने हैं और मैंने मिस्टर बी को 1000 पे करने हैं। इसी के साथ साथ मेरा एक और अकाउंटेंट होगा जो बनाता होगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो बंदा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता होगा, इसको हम कहते हैं पीएलसीए। और ये जो पीएलसीए बनता है, ये तमाम सप्लायर की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे रिकॉर्ड करता है। और याद रखिएगा कि आप भले एसएलसीए बना लें या आप भले पीएलसीए बना लें, ये दोनों ही किधर से बनते हैं, कहां से इंफॉर्मेशन या कहां से सोर्स ली जाती है? बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज से। बात समझ रही? अब लेट सपोज इसका आंसर मेरे पास आ जाता है 3000। इसका मतलब यह है कि भाई मेरा जो कंट्रोल अकाउंट है, वहां पे मुझे पता लग रहा है कि मैंने अपने परचेज लेजर, वो अपने जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, उनसे 3000 रुपए लेने। हालांकि जब मैं इंडिविजुअल अकाउंट का टोटल निकाल रहा हूं तो उससे पता लग रहा है कि मैंने 2000 रुपए लेने, और पीएलसीए मुझे बता रहा है कि मैंने कितने लेने, 3000 रुपए लेने। देर फोर यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी। अब रिकंसिलेशन कैसे की जाती है इसके बारे में बात करते हैं। आपको इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि सेल लेजर किसको कहा जाता है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट किसको कहा जाता है, परचेज लेजर किसको कहा जाता है और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट किसको कहा जाता है। ये बात तो आपको क्लियर है, इसके अंदर तो कोई इश्यूज नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे? हम लोगों ने आगे कुछ चीजें देखनी है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन। ये कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलेशन की नीड क्यों होती है? If proper double entry system is maintained and no error is made, the closing balance of sale ledger control account and purchase ledger control account should match with the total of sales and purchase ledgers। क्या बोला उसने कि भाई अगर प्रॉपरली तुम सारी डबल एंट्रीज बनाओ, सारी चीजें तुम प्रॉपरली मेंटेन करो, तो तुम्हारे जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल का जो बैलेंस आ रहा है ना, वही बैलेंस तुम्हारे बराबर होगा तुम्हारे इंडिविजुअल अकाउंट्स के, यानी कि सेल्स लेजर्स के। और इसी तरीके से जो तुम्हारे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होगा ना, वो बराबर होगा तुम्हारे इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टम वो सप्लायर्स के अकाउंट के, यानी कि परचेज लेजर्स के बराबर होगा। जो मैंने आपको यहां पे आके अभी पीछे ये वाली बात ही समझाई। उसके बाद फिर आगे वो बोलता है, हाउ एवर this is not the case because there are always error both affecting sales and purchase ledger and the books of prime entries. Hence, there is a need of reconciliation. अब उसने क्या बोला? उसने बोला कभी कभी कुछ ना कुछ एरर्स हो जाते हैं किसके अंदर, सेल लेजर और परचेज लेजर के अंदर, और कभी कभी कुछ एरर्स हो जाते हैं कहां पे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर। अब अगर कोई एरर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में हो रहा है, तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री में होने वाला एरर किस चीज को अफेक्ट करेगा? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जिस सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, वो सोर्स ही कौन होती है? बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं। बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज सर होती क्या थी, हम तो वही भूल गए। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, जनरल जर्नल, पेटी कैश बुक, ये 7 बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज होती थी जो आप पीछे अपनी बेसिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं। डन। अच्छा भाई, अब वंस हम लोगों ने ये वाला बात पढ़ ली, तो अब इधर सवाल लिखा हुआ है कि हाउ दिस रिकंसिलिएशन इज डन। अब इस रिकंसिलिएशन को कैसे देखा जाए? देयर आर 3 स्टेप्स इन रिकंसाइलिंग द कंट्रोल अकाउंट विद द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल। ये जो लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स है। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल अकाउंट्स है। ठीक है। बैलेंसेस इन द सेल्स एंड परचेज लेजर्स। सेल एंड परचेज लेजर का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल अकाउंट होता है। यानी कि हम लोगों ने कुछ 3 स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, पहली चीज क्या है जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है? पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एरर मेड एंड देयर इफेक्ट। सबसे पहले तो तुम्हें ये मालूम करना होगा कि जो एरर हुआ है, ये इंडिविजुअल अकाउंट का एरर है या कंट्रोल अकाउंट का एरर है। अगर किसी इंडिविजुअल बंदे के अकाउंट के अंदर तुमने कोई गलती करी है, तो वो एरर इंडिविजुअल अकाउंट का है। और अगर तुमने कोई बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एरर किया है, तो वो एरर कंट्रोल अकाउंट का है। डन हो गई बात? वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर द एरर
affect the sale purchase ledger or the book of prime entry. अगर सेल या परचेज लेजर अफेक्ट हो रहा है तो इंडिविजुअल अकाउंट को सही किया जाएगा, और अगर तुम्हारा बुक ऑफ प्राइम एंट्री अफेक्ट हो रहा है तो फिर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाके करेक्शन की जाएगी उसकी। डन। अच्छा भाई, फिर उसके बाद बोलता है मेक एन एडजस्टमेंट या अमेंड द कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, आप अपने कंट्रोल अकाउंट को अमेंड कर लें। मेक अ स्टेटमेंट इन विच वी स्टार्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस and do correction of errors that affect sale purchase ledger individual account to finally arrive the figures which matches with the closing balance of the amended adjusted control account it should have been इन द फर्स्ट प्लेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको इजी लफ्जों में समझाता हूं। आपने क्या काम करना होगा? आपने दो काम करने होंगे। नंबर वन इज टू प्रिपेयर। नंबर वन, पहला बात यह है कि आप लोगों ने एक अपडेटेड या फिर हम इसको एडजस्टेड या अमेंडेड कंट्रोल या सेल्स स्लैश परचेज, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन क्या बनाना है आपने, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। अब ये अपडेटेड परचेज लेजर कंट्रोल। नंबर टू, रिकंसिलिएशन करेंगे सेल्स लेजर या फिर परचेज लेजर के बैलेंस की। अब ये ना मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि ये दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में कंट्रोल अकाउंट अपडेट कर रहे होंगे और दूसरे स्टेप में आप रिकंसिलिएशन कर रहे होंगे इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस की। अब ये करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इफ एरर अफेक्ट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री इट विल अफेक्ट द कंट्रोल अकाउंट। पहली बात, अगर कोई भी तुम्हें ऐसा एरर देता है सवाल के अंदर जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, बोलता है सेल जर्नल में गलती है, परचेज जर्नल में गलती है, सेल रिटर्न जर्नल में गलती है, परचेज रिटर्न जर्नल में गलती है, कैश बुक में गलती है, किसी भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में अगर गलती है तो उसको आप कहां पे सही करेंगे? या वो किस चीज को अफेक्ट कर रहा होगा? कंट्रोल अकाउंट को। तो उसको करेक्ट भी कहां किया जाएगा? कंट्रोल अकाउंट के अंदर करेक्ट किया जाएगा। बात समझ आई? सिमिलरली इफ एन एरर अफेक्ट टोटल ऑफ एनी अकाउंट वंस इट विल इंपैक्ट द कंट्रोल अकाउंट। और अगर कोई ऐसा एरर हो जाए जो किसी भी अकाउंट के टोटल के अंदर कोई गलती ला रहा होगा तो वो भी कंट्रोल अकाउंट के अंदर अफेक्ट हो जाएगा। बट ये वाली लाइन को आप, ये वाली लाइन को भी फिलहाल इग्नोर कर दीजिएगा, सवाल करते हुए समझाऊंगा ये वाली बात, तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अभी पहले पॉइंट के अंदर या पहले स्टेप के अंदर आपको क्या क्लियर रखना है? आपने क्लियर रखना है कि अगर बुक ऑफ प्राइम एंट्री में गलती हो जाए तो उसकी अमेंडमेंट, उसकी करेक्शन कहां की जाएगी? अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर की जाएगी। इसी तरीके से इफ एरर अफेक्ट इंडिविजुअल रिसीवेबल या पेबल, अगर कोई ऐसा एरर होता है जो इंडिविजुअल रिसीवेबल पेबल को अफेक्ट कर रहा हो, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल पेबल को अफेक्ट कर रहा हो, या स्केड्यूल ऑफ रिसीवेबल पेबल को अफेक्ट कर रहा हो, देन इट इज एन इंडिकेशन दैट इट विल इंपैक्ट द इंडिविजुअल अकाउंट। अब सवाल में बोल देता है कि भाई लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के अंदर मसला है, स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेस या स्केड्यूल बैलेंसेस के अंदर मसला है, या फिर वो आपको ये टर्म यूज कर देता है कि आपके जो इंडिविजुअल अकाउंट उसके अंदर मसला है, तो फिर आप क्या करेंगे? वहां पे आपने इंडिविजुअल अकाउंट की करेक्शन करनी है। इंडिविजुअल बैलेंस का नाम ले दे, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल का नाम लिख ले, या फिर किसी की जगह पे स्केड्यूल ऑफ रिसीवेबल पेएबल की बात करते हैं, तो ये कहां जाके करेक्ट होगा? ये इस पोर्शन में जाके करेक्ट होगा, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में, यहां पे। और अगर वो बोले बुक ऑफ प्राइम एंट्री में गलती है तो यहां सही होगा। यानी कि अगर वो आपको बोल दे इंडिविजुअल अकाउंट में गलती है, अगर वो आपको बोल दे कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में गलती है, या अगर वो आपको बोल दे स्केड्यूल के अंदर गलती है, तो वो करेक्शन कहां की जाएगी? उसकी करेक्शन आप करेंगे अपना क्या कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंसेस के अंदर। और अगर वो आपको बोल दे कि यार बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज में गलती है, तो वो आप कहां करेक्ट करोगे? अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाके करेक्ट कर रहे होगे। अच्छा, अब इसी तरीके से अगली बात जो कि तीसरा पॉइंट है जो आपने याद रखना है, इफ एन एरर इज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अगर कोई वो ऐसी गलती बता दे कि आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ऐसा एरर दोनों जगह पे इंपैक्ट करेगा। इट विल इंपैक्ट बोथ। तो ओमिशन का जो एरर है, जो ओमिशन का एरर है, अगर आप कोई चीज ओमिट कर देते हैं तो ओमिशन का एरर यहां पे भी करेक्ट होगा और यहां पे भी जाके करेक्ट होगा, यानी कि उसको दोनों जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये जितना आपको टेक्निकल लग रहा है ये इतना टेक्निकल है नहीं। अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा पढ़ने के बाद एक पास पेपर सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन निकालते हैं और उस पास पेपर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हम करते हैं पहले जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तो करने का फायदा नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है।
नहीं है, 3 करते हैं। क्वेश्चन में 3 को अगर आप लोग गौर से देखें तो क्वेश्चन 3 के अंदर क्या बोलता है नवंबर 2016 के अंदर बोलता है रहीम इज अ ट्रेडर हु मेक्स ऑल हिज सेल्स ऑन क्रेडिट। इसकी जितनी भी सेल्स है किस पे करता है, क्रेडिट पे करता है। ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर दिसंबर 2015 और इसने एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। अब इसका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट देखो तो बीडी बैलेंस है। बीडी बैलेंस मतलब इसने अपने कस्टमर से इतना पैसा साल के शुरू में लेना था। फिर अगला लिखा हुआ है सेल्स जर्नल। आपको पता है सेल्स जर्नल के अंदर क्या चीज रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट सेल्स। तो ये आपने बुक ऑफ प्राइमेंट्री का नाम उसने लिखा हुआ है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। हमें तो पता है कि भाई बुक ऑफ प्राइमेंट्री से ही बनता ही है। तो सेल जर्नल की जो क्रेडिट सेल्स होंगी वही यहाँ लाके इसने रिकॉर्ड करी होंगी। इसी तरीके से अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है परचेज रिटर्न जर्नल। तो परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हुई भी होती है, तो ये सेल्स रिटर्न है। इसी तरीके से यहाँ पे वो कैश बुक भी लिख सकता था बट उसने यहाँ पे बैंक लिख दिया, तो ये बैंक का मतलब कैश बुक की इंफॉर्मेशन। और उसके बाद सीडी बैलेंस बोल रहा है कि तुम्हारे कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जो है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस वो है 20,470। इट मींस दैट आई नीड टू रिसीव 20,470 from my credit customers at the end of the December 2015। यानी कि दिसंबर 2015 के एंड में मैंने अपने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, 20,470 रुपए लेने हैं। ये तो बैलेंस मुझे बता रहा है मेरा कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस। लेकिन इसी तरीके से अब जब आप सवाल में आगे बढ़ते हो तो आगे सुनो आप क्या बोलता है रहीम एक्सट्रैक्टेड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर। अब क्या हुआ है, लिस्ट की बात कर रहा है यानी कि इंडिविजुअल बैलेंस की बात कर रहा है। द अकाउंट बैलेंस फ्रॉम द सेल लेजर एट दिसंबर 2015 वाज 18740। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स बोलते हैं कि तुमने अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, 18,740। और कंट्रोल अकाउंट क्या बोल रहा है, तुमने अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, 20,740। यानी कि यहां पे तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है। इंडिविजुअल अकाउंट्स बोल रहा है 18,000 लेना है, ये बोल रहा है 20,000 रुपए लेना है। इसका मतलब देयर इज नीड टू रिकंसाइल इट। अब मैं अगला पढ़ने से पहले, सवाल कुछ भी पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। यहां पे मैं ईयर लिखता हूं, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3। अब इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ देखते जाइएगा और इस क्वेश्चन को समझते जाइएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं यहां पे बनाऊंगा एक अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे मैं बनाता हूं करेक्टेड या अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट, अपडेटेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। Now how I am going to update this? I will write balance BD over here. Now कौन सा बैलेंस BD? बेटा तुम लोगों ने करेक्ट कौन सा बैलेंस करना है वहां से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे आई है, प्रॉब्लम आई है इधर से 20,470 से और 18,740 से। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड 20,470 ओवर हियर। नाउ इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, एक और काम भी करना है जो कि आपने करना है स्टेटमेंट टू रिकंसाइल। अब यहां पे हम लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही लिखिएगा, आप लोग लिखना शुरू करें, मेरे साथ साथ ही लिखना शुरू करें। ये आपके पास पार्ट ए में आप करेंगे और अगला पार्ट जो होगा वो पार्ट बी होगा। उसके अंदर आप करेंगे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट टू रिकंसाइल टोटल ऑफ सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर शॉर्ट करके लिख रहा हूं, सेल्स लेजर बैलेंस विद अमेंडेड कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखूंगा ओरिजिनल सेल्स लेजर बैलेंस जो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स का होगा। तो वो इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 18,740। सो आई विल राइट 18,740 ओवर हियर, 18,740 ओवर हियर, राइट। तो अब मैंने क्या करना है, वंस मैंने ये दोनों काम स्टार्ट कर दिया, अब मैं सवाल पढ़ना स्टार्ट करूंगा कि सवाल में प्रॉब्लम क्या आई है। बोलता है दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कंट्रोल अकाउंट। यस, ये हम लोगों ने खुद ही देख लिया कि ये अग्री नहीं कर रहा है कंट्रोल अकाउंट के साथ। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 20,470 है और इसका है 18,740। ठीक है, आगे बोलता है द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, और कुछ एरर्स पता लगे। सबसे पहला एरर बोलता है अ सेल इनवॉइस ऑफ 960 हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द कस्टमर्स लेजर अकाउंट। अब तुम खुद सोच के देखो ये गलती कहां हुई है। वो बोलता है कि इस बात को तुमने, एक सेल इनवॉइस थी, राइट, एक सेल्स करी थी 960 की, ये जो तुमने 960 की सेल्स करी थी इसको तुमने सेल्स जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया। नाउ व्हाट इज सेल जर्नल? सर सेल जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इट मींस कि तुमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री में करेक्टली रिकॉर्ड करा है तो तुम्हारा कंट्रोल अकाउंट में तो ये करेक्टली रिकॉर्डेड है। बट बोलता है बट नॉट बीन पोस्टेड टू द कस्टमर्स लेजर अकाउंट। देखो इंडिविजुअल की बात कर दी उसने, कस्टमर्स लेजर अकाउंट, कस्टमर के लेजर अकाउंट के अंदर आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो आप क्या करेंगे, यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, सेल इनवॉइस।
नाउ द क्वेश्चन इज 960 से तुम्हारा इंडिविजुअल कस्टमर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? सर एक सेल इनवॉइस थी जो कि कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं रिकॉर्ड करी हुई, तो आपने एक सेल्स है जो कि नहीं बुक करी हुई, तो अब आप बुक कर ले। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 960 को ऐड कर दूंगा, 960 को इसके अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, बिकॉज दिस एरर वाज रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन ऑफ इंडिविजुअल बैलेंसेस। सो देयरफॉर मैंने क्या किया, मैंने इसको रिकॉर्ड किया कहां पे ले जाके, इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर, राइट। अब अगर तुम आगे देखो तो अगली चीज क्या बोलता है, बोलता है अ कस्टमर्स irrecoverable debt of 250 had not been written off in any of the रहीम्स बुक्स। क्या बोला कि एक कस्टमर का बेड डेट हुआ था और वो बेड डेट रहीम ने अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। इट मींस दिस इज एरर ऑफ ओमिजन। ये एक ओमिजन हो गई है, और जब ओमिजन हो जाए तो वो दोनों जगह पे करेक्ट की जाएगी। याद करो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बोला हुआ था, मैंने आपको ये बोला था कि इफ एन एंट्री इज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द बुक इट विल इंपैक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड कंट्रोल अकाउंट्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों जगह पे ले जाके करेक्ट करूंगा। बेड डेट कितने का है, 250 का है, तो इस 250 के बेड डेट को मैं रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं यहां पे लाके रिकॉर्ड करूंगा एक बेड डेट, और वो जो मैं बेड डेट रिकॉर्ड करूंगा कितने का है, 250 का, तो यहां पे लिखूंगा बेड डेट कितने का, 250 का। कितना सिंपल हो गया। और यही बेड डेट रिकॉर्ड होगा तुम्हारे इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर जाके 250 का। नाउ बेड डेट होने से तुम्हारा इंडिविजुअल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? सर बेड डेट होने से तो इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बेटा 250 को माइनस कर दो। तो 250 को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। बात समझ आई? अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या है, अगली एडजस्टमेंट के अंदर बोलता है नंबर 3, a check received 670 from a customer had been correctly recorded in the cash book। भाई एक कस्टमर से तुम्हें 670 रुपए मिले थे और तुमने उसको कैश बुक में सही रिकॉर्ड कर दिया। ना कैश बुक इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में सही रिकॉर्डेड है। वो मुंह से ये नहीं बोलेगा कंट्रोल अकाउंट में सही रिकॉर्डेड है, वो आपको हिंट दे रहा है कि भाई बुक ऑफ प्राइम एंट्री में सही रिकॉर्डेड है। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री से कंट्रोल अकाउंट ही बनता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो जब बुक ऑफ प्राइम एंट्री से कंट्रोल अकाउंट बनता है तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में ये बात रिकॉर्डेड है। इट हैड been entered on the debit side of customers ledger account is as 760। अब अगर तुम नोटिस करो तो भाई तुमने गलती क्या करी है, गलती समझो। तुम्हें इंडिविजुअल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि जब पेमेंट आ जाती है तो इंडिविजुअल अकाउंट कम होता है, कम करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया है, डेबिट साइड पे। और कितने का रिकॉर्ड कर लिया है, 760 का। तो अब तुमने क्या करना होगा, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर जाके तुम इसको करेक्ट करोगे। अब इसको करेक्ट किस तरीके से करोगे, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो एक चेक था वो कितने का था, इसने बोला था कस्टमर्स चेक, ठीक है जी, एक चेक था, और वो कितने का था, वो चेक था तुम सवाल के अंदर 6, देखो कितनी वैल्यू से, 760 से डेबिट कर दिया था। अब तुम क्या करोगे, यहां पे तुम 670 प्लस 760 ऐड करोगे पहले तो आपस में, 670 ये रहा और 760 ये रहा आपके पास, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे और इंडिविजुअल अकाउंट को इस वैल्यू के साथ कम कर दोगे। तो हम कैलकुलेटर खोलते हैं और कैलकुलेटर के अंदर हम ऐड करते हैं 670 प्लस 760, सो इट इज 1430। तो 1430 से मैं अपने इंडिविजुअल अकाउंट को कम कर लूंगा। सोच के देखो, 670 से तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो तुमने 760 से बढ़ा दिया। तो पहले तो 760 से कम करोगे और फिर 670 से भी उसको कम करोगे, तो यानी कि इन टोटल 1430 से तुमने अपने इस अकाउंट को, इंडिविजुअल अकाउंट को कम कर लेना होगा। फिर उसके बाद तुम आगे आ जाओ तो अगली चीज वो क्या बोलता है, नंबर 4, अ चेक रिसीव ऑफ 200 फ्रॉम अ कस्टमर हैड बीन रिटर्न अनपेड बाय कस्टमर्स बैंक, नो एंट्री इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स ऑफ चेक हैड बीन मेड इन एनी ऑफ द रहीम बुक। तो भाई एक बेड वो हो गया, एक अनपेड चेक हो गया, एक डिसऑनर्ड चेक हो गया। तो डिसऑनर्ड चेक होने से कस्टमर बढ़ता है या कम होता है? सर जब डिसऑनर्ड चेक होता है ना तो कस्टमर बढ़ जाता है। तो आपने इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आप इसको अब रिकॉर्ड करेंगे पहले तो अपने कंट्रोल अकाउंट में। तो यहां पे आप लिखेंगे अनपेड चेक, और ये जो तुम्हारा अनपेड चेक है ये कितने का है, ये अनपेड चेक है तुम्हारे पास 200 का, तो 200 से तुम अपने कंट्रोल अकाउंट को बढ़ाओगे और इसी तरीके से अनपेड चेक की वजह से अपने इंडिविजुअल अकाउंट को भी बढ़ाओगे। सर दोनों को क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एरर एंटायरली ओमिट कर दिया था आपने अपनी बुक्स में से, अपनी बुक्स में आपने इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए तो अगली बात क्या करता है, नेक्स्ट नंबर 5 बोलता है डिस्काउंट अलाउड ऑफ 830 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट, दे हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर्स लेजर। बोल रहा है एक डिस्काउंट अलाउ हुआ था और वो तुमने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो भाई अब इस डिस्काउंट अलाउड को कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पे आओ और यहां पे आगे लिखो डिस्काउंट अलाउड,
अब ये जो तुम डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे वो कितने का रिकॉर्ड करोगे, 830 का, तो यहाँ पे 830 रिकॉर्ड कर दो। सर इसको इंडिविजुअल में नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला कि इंडिविजुअल अकाउंट में तुमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, दे हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर्स लेजर अकाउंट, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में तुम इसको रिकॉर्ड कर चुके हो, तो तुम्हें इसको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगली चीज बोलता है a contra to purchase ledger of 1370 had been entered in the customer sales ledger account but had not been included in the control account। बोलता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ हुआ था, और जो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ हुआ था इसको तुमने इंडिविजुअल अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर लिया, क्या बोल रहा है कि हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर सेल्स लेजर, कस्टमर के सेल लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर लिया है, बट कहां रिकॉर्ड नहीं किया है, नॉट इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। तो इस कॉन्ट्रा सेट ऑफ को रिकॉर्ड कर लो, तो यहां पे हम लिखेंगे PLCA कॉन्ट्रा, और इसकी अमाउंट कितनी है, द अमाउंट इज 1370, सो आई विल राइट 1370 ओवर हियर। नाउ वंस मैंने ये सारा काम कर लिया है, सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, अब मैं क्या करूंगा, इस कंट्रोल अकाउंट का सीडी बैलेंस कैलकुलेट करूंगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सीडी बैलेंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट फर्स्ट। तो कंट्रोल अकाउंट का, अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट का सीडी बैलेंस कितना आ रहा है भाई, आप देखो डेबिट साइड के ऊपर पहले तो है हमारे पास 20470 प्लस 200, सो डेबिट साइड इज 20670 20670, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी निकालने के लिए -250 -830 -1370, सो इट इज 18220, राइट। नाउ यही बैलेंस बीडी भी बना देंगे आप, बैलेंस बीडी, एंड दिस बैलेंस बीडी वुड बी 18220, करेक्ट। उसके बाद फिर आगे आ जाओ जरा, तो यहां पे अगर आप बैलेंसेस देखें तो ये कौन से बैलेंसेस थे, इंडिविजुअल अकाउंट के, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट का भी आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। अब इंडिविजुअल अकाउंट का जब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आप इसको बोलेंगे अमेंडेड सेल्स लेजर बैलेंस। अच्छा जी, अभी आप किस तरीके से निकालेंगे, अगेन कैलकुलेटर खोलिएगा, कैलकुलेटर के अंदर पहले आप लिखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था 18740 प्लस 960 माइनस 250 माइनस 1430 प्लस 200। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है अमेंडेड बैलेंस का 18220। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हारे इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस क्या तुम्हारे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के बराबर आ गया, यस सर बराबर आ गया। तो अगर ये दोनों बैलेंसेस बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने करेक्शन करी है वो सारी की सारी करेक्शन सही हुई है, वो सारी रिकंसिलिएशन सही हुई है, और अब आपका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आपके सेल लेजर के इंडिविजुअल बैलेंसेस के बराबर आ चुका है। तो इसको गौर से देख लीजिएगा और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आप लोग इसको पहले कॉपी कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसने पहले पार्ट में क्या बोला था, अपडेटेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दो, हम लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है, और इस बैलेंस से स्टार्ट करना था, ना भी लिखता तो भी हमें पता है कि किस बैलेंस से स्टार्ट करना होता है। फिर आगे वो बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट टू रिकंसाइल ओरिजिनल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 18740 विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द अमेंडेड सेल्स बैलेंस। तो हम लोगों ने ये भी निकाल लिया, अमेंडेड बैलेंस भी निकाल लिया, ठीक है, वो ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये अमेंडेड बैलेंस आ गया आपके पास, ठीक हो गया, और ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करके इसका बैलेंस भी निकाल लिया था। अब उसके बाद अगली चीज बोलता है स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ अ बिजनेस मेंटेनिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का क्या एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको टोटल रिसीवेबल और टोटल पेबल की फिगर देता है जो कि आप ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, और यही टोटल रिसीवेबल और टोटल जो आपके पेबल्स होते हैं यही आप बैलेंस शीट के अंदर भी ले जाके रिकॉर्ड करते हैं, राइट। एक और फायदा कंट्रोल अकाउंट का ये होता है कि आपका टाइम सेव करता है। एक और कंट्रोल अकाउंट बनाने का फायदा ये होता है कि आपके एरर्स को अवॉइड करता है। एक और फायदा इसका ये होता है कि आप फ्रॉड्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और फ्रॉड्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट्स अलग बन रहे होंगे और कंट्रोल अकाउंट्स अलग बन रहे होंगे। सो दीज आर द फ्यू रीजंस। और फिर एक और बात ये है कि ये आपको हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपने इसका जवाब लिख देना है। उसके बाद बोलता है स्टेट 2 टाइप ऑफ एरर्स। अब आप लोगों ने 2 टाइप के एरर्स बताने हैं जो कभी भी आपका क्या कहते हैं, 2 टाइप ऑफ एरर दैट विल नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय प्रोड्यूसिंग
द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने से कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं? सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर तुम कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल कर जाओ तो एरर ऑफ प्रिंसिपल इधर से फाइंड आउट नहीं हो सकता सेल लेजर कंट्रोल या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से। इसी तरीके से जो एरर ऑफ कमीशन होता है, वो एरर ऑफ कमीशन भी जो है वो आप यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल कर जाओ तो वो भी आप यहां पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, वही एरर्स आपको सेल लेजर या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी बता नहीं सकेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे आप लोग कि ये एरर है या नहीं है। तो वो जितने भी एरर्स हैं, आप जितने नाम लेना चाहो, वो सारा आंसर इसका भी बनेगा। और जैसे आप आगे जाके एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे जो आप पीछे ओ लेवल्स के अंदर कभी पढ़ के आ चुके हैं, जिसका नाम है एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट। तो उसमें जितने भी एरर्स नॉट नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होते थे, वो सारे एरर्स के नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसने मुझे दो बोले तो मैंने दो बता दिए आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। तो ये जो एरर्स हैं, ये आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई? क्लियर हो गई बात यहां तक? सही है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो पूरा सवाल है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सही है। अच्छा भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मई 2017 का है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 3 अभी करा है हम लोगों ने। अभी ऊपर हम अभी हम ऊपर, ये मुझसे क्या हो गया, ओके। अभी हम ऊपर बढ़ते हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 पढ़ने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। बोलता है, मीना डिड नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। शी वाज एडवाइज टू कीप हर बुक ऑफ अकाउंट यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, स्टेट 3 बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस गेन फ्रॉम मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो जो बिजनेस डबल एंट्री बुक कीपिंग करता है उसके क्या फायदे होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? भाई देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग करने से सबसे पहले तो आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रहते हैं। आपकी अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज ओवरलुक या कोई एरर नहीं आते हैं। आपको आसानी रहती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, और आपको आसानी रहती है अपने बिजनेस की जो भी परफॉर्मेंस है उसको असेस करने के लिए। तो जब भी आप प्रॉपर बुक ऑफ सेट्स बनाएंगे तो उसके अंदर आपकी सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनती हैं। सारा रिकॉर्ड जो होता है वो आपके पास प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होता है, और ये प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रिकॉर्ड आपके बिजनेस को ही हेल्प करता है। ठीक हो गया। अब अगर आप आगे देखें तो बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। मीना नाउ यूजेस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एट द एंड ऑफ जनवरी द टोटल बैलेंसेस इन द सेल्स लेजर वाज 34524, यानी कि ये इंडिविजुअल अकाउंट के बैलेंसेस है। However, the balance on sale ledger control account was 33250. Now इस बार उसने दोनों बैलेंसेस आपको इस तरीके से दे दिए, इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने मीना वाला काम करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लें एक। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या इसको पूरा नाम लिखिए, अपडेटेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्यों? बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 33205 का, तो 33205 आप यहां पे लाके लिख देंगे। उसके बाद फिर आप यहां पे बनाएंगे स्टेटमेंट टू करेक्ट, लिख लें सेल्स लेजर बैलेंसेस। ठीक है, तो यहां पे आप एक स्टेटमेंट बना लेंगे जिसको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल लेजर बैलेंसेस को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसके अंदर हम लोग यहां पे लिख लेते हैं सेल्स लेजर बैलेंस बिफोर करेक्शन। तो सेल लेजर का कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर? द सेल लेजर बैलेंस वाज 34524। ठीक है, तो यहां पे लिखें 34524। क्लियर हो गई बात? अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू करने हैं एरर्स को। पहला एरर देखें क्या लिखता है, ऑन इन्वेस्टिगेशन शी फाउंड द एरर्स। नंबर 1, द सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1649, यानी कि तुम्हारा जो 1649 है, इससे तुम्हारा इंडिविजुअल अकाउंट, वो सॉरी इंडिविजुअल बोलो, सेल्स जर्नल जो है वो तुम्हारा क्या हुआ है, अंडरकास्ट हुआ है। यानी कि तुमने अपनी सेल्स जो है वो 1649 से क्या करी हुई है, कम रिकॉर्ड करी हुई है। तो इसको सही करने के लिए कहां सही करोगे? सर ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री का एरर है, तो इसको सही कंट्रोल अकाउंट के अंदर किया जाएगा। तो यहां पे आके आप अपनी सेल्स लिख लीजिएगा, सेल्स जो कि अंडरकास्ट हुई हुई थी। ठीक है, कितने से अंडरकास्ट हुई हुई थी? 1649 से। एक तो वैल्यूज इतनी मिक्स करके लिखते हैं, ये 1649 लिखते हुए गलती हो जाती है, जिसे हम एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। अगला,
A check receipt had been correctly entered in the cash book as 650 but was entered in the sales ledger as 560। अब देखो हुआ क्या है, हुआ यह है कि तुम्हें एक चेक रिसीव हुआ था और उसको तुमने कैश बुक में बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड कर लिया 650 का, यानी कि कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती नहीं। बट ये जो तुम्हारी चेक रिसीव हुआ था इसको तुमने जब सेल्स लेजर में रिकॉर्ड किया यानी इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड किया तो 560 का रिकॉर्ड कर लिया। तो हम लोगों ने इसको कितने कम से रिकॉर्ड करा हुआ है, होना कितने से चाहिए था, 650 से, राइट, 650, और हमने कितने से रिकॉर्ड किया हुआ है, 560 से रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी कि हम लोगों ने $90 से इसको कम रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आके हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव हुआ था, चेक रिसीव हुआ था, चेक रिसीव हुआ था, राइट, चेक रिसीव्ड। अब तुम्हें कस्टमर कितने से कम करना चाहिए था, तुम्हें कम करना चाहिए था 650 से, लेकिन तुमने अभी अपने कस्टमर को कितने से कम किया हुआ है, 560 से, यानी कि मजीद कितने से और कम करोगे, $90 से। $90 ही आया था ना आंसर कैलकुलेटर पे, यस $90। तो यहां पे हम $90 से अपने कस्टमर को मजीद कम कर लेंगे। डन। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगली एडजस्टमेंट बोलता है irrecoverable debt of 420 has been written off in the sales ledger but no entry made in the control account। तो भाई बैड डेट हुआ है, सेल लेजर में रिकॉर्ड हो गया है, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कंट्रोल अकाउंट में सही कर लें, बैड डेट रिकॉर्ड कर लें। बैड डेट, बेटा ये जो तुम्हारा बैड डेट है कितने का हुआ है, ये तुम्हारा ये हुआ है 420 का, राइट, तो 420 यहां पे रिकॉर्ड कर लें। आगे आ जाए, अगली चीज बोलता है अ credit note issued for 160 had been completely omitted from the books। Now what is credit note? Credit note means that this is the sales return। ये तुम्हारी क्या है, सेल रिटर्न, और तुमने सेल रिटर्न को अपनी बुक्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो यहां पे आप आए और यहां पे आके आप लिखें क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। और ये कितने की सेल रिटर्न थी, द सेल रिटर्न वाज $160, ठीक है जी, तो $160 यहां पे आप मेंशन कर लें, और इसी तरीके से क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न्स यहां पे भी रिकॉर्ड कर लें, $160 का सेल रिटर्न होने से कस्टमर कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल खत्म हो गया। तो सवाल जैसे ही खत्म हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इसके सीडी और बीडी बैलेंसेस निकालते हैं। तो सीडी और बीडी बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी और यहां से आपके पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा, टोटल ऑफ सेल लेजर बैलेंस आफ्टर करेक्शन, ठीक है। तो सेल्स, इसको रेड से ना लिखें, सेल्स लेजर बैलेंस आफ्टर करेक्शन। पता नहीं राइटिंग क्यों इतनी गंदी हो रही है, बट खैर है, समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। सो 33,205 प्लस 1649, इट इज 34,854, 34,854 minus 420 minus 160, it is 34,274। दिस इज बैलेंस CD, राइट। और इसका बैलेंस निकाल लें इंडिविजुअल अकाउंट का, तो इसका है 34,524 माइनस 90 माइनस 160, इट इज 34,274। अब देखो ऊपर और नीचे क्या दोनों बैलेंस बराबर आ गए, हाँ सर, इसका बैलेंस भी 34,274 है और इसका बैलेंस भी 34,274 है। इसका मतलब जो हमारी रिकंसिलिएशन थी वो 100% हो चुकी है, हमें रिकंसिलिएशन के अंदर अभी कोई मसला नहीं हो रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो दो क्वेश्चंस करे, जो दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे, ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। इनके अगर आप ईयर देखना चाहें तो एक मई 2017 P21 था, और एक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा है वो मई 2016 P21 था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट बनाया, जो भी सेल लेजर का सवाल है तो सेल लेजर बन रहा था। अभी आगे जाके कोई सवाल आएगा जिसमें परचेज लेजर की करेक्शन करनी पड़ेगी तो परचेज लेजर की करेक्शन कर लेंगे। भाई कंट्रोल अकाउंट तो तुम्हें बनाने आते हैं, तो हम आज ये भी सीख गए कि अगर बुक ऑफ प्राइवेट में गलती होगी तो कंट्रोल अकाउंट में सही की जाएगी, और अगर किसी इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर गलती होगी तो उसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर सही किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे हम बना रहे होते हैं। सो आज की क्लास के अंदर जो हमने चीजें सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको रिवाइज करना है, बाद में बैठ के भी इसको देखना है, और याद रखिएगा ये वाला जो आपका पेज है, ये पेज आपने एक दफा दोबारा से पढ़ना है, और ये पेज आप एक दफा गौर से पढ़ने के बाद सारी बातें दोबारा से रिकॉल कर जाएंगे, और आपका ये टॉपिक मोर देन 80 to 90% हो जाएगा। अभी तो बस हम लोगों ने मजीद और पास पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और हो, हाथ हमारा और स्ट्रांग हो जाए इस टॉपिक को लेके, एंड देन फिर हम आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे, राइट। तो आज की क्लास में इतने रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चल, अल्लाह हाफिज।